मोदी जी एक बार स्टेज पे आके जब भाइयों बहनों से शुरू करते हैं तो सब मामला फिट बैठ जाता है, सब सेट हो जाता है। कल से बीजेपी में विद्रोह शुरू होगा, हो सकता है भगदड़ मचे, क्योंकि मुजफ्फरपुर में बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट मिलेगा आपको। हो सकता है जी अनौपचारिक घोषणा है, हो सकता है कि हम दिन में सपना देख रहे हो, गिरिराज सिंह मुजफ्फरपुर लॉन्च कर जाए कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी भी चाहते थे बीजेपी में जाना। खेल को समझिए, सीट रामा सिंह राजपूत, इधर से राजपूत फाइट होगा। दिक्कत है आज जो ऐलान हुआ है, जो सीटें बांटी गई हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जी नीरज जी। जिस तरह जो सीट का बंटवारा हुआ है, इसमें 2-3 पॉइंट बड़ा समझने वाला है। ज्यादातर अंदर से जो खबरें आ रही थी वो ये थी कि बीजेपी चाहती है कि अरुण जी जहानाबाद से उनकी सीट पे लड़े। ये बड़ा उलट हो गया, जहानाबाद जेडीयू को मिला। दूसरा जो सबसे बड़ा है मामला वो ये है कि मुजफ्फरपुर और वैशाली का जो लोचा है, वहाँ ये है कि वैशाली में तो बड़ी समस्या है इसकी, चिराग पासवान जी की। वैशाली से सीट किसको देंगे, ये एक बड़ा समस्या है जी। और मुकेश सहनी जी को एक भी सीट नहीं दी गई जी। ठीक है, मुकेश सहनी जी को सीट नहीं दी गई, इसका मतलब है ये पहले ही तय हो गया था। ये अटकलें लगाई, सहनी जी को प्रमोशन दिया गया, इसका मतलब था कि सहनी वोट कंसोलिडेट करना है, मतलब मुकेश सहनी का ऑप्शन वो तैयार कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात थी कि बात नहीं बन रही है, इसीलिए प्रमोशन हरी सहनी जी को दिया गया है। दूसरा, अजय निषाद नॉर्थ बिहार में निषादों के नेता रहे हैं, तो अजय निषाद और मुकेश सहनी में जो है वो पटती नहीं है। पिछली बार भी मुकेश सहनी जी और अजय निषाद के बीच का जो वाक युद्ध हुआ, ये पूरी भारत की जनता ने देखा है। अजय निषाद लगातार विनर स्कोर रहे हैं 2 बार से वहां, और नॉर्थ बिहार में पकड़ रही है। मुकेश सहनी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी गड़बड़ है, किसी भी पार्टी में टिकते नहीं है जल्दी, तो हो सकता है कि शायद मुकेश सहनी वहां नहीं बन पा रहे होंगे। दूसरा एक बड़ा जो दिक्कत है बीजेपी की, ये समस्या ये है कि दूसरी जब जेडीयू नहीं थी तो उनके पास लोग अलग अलग दलों से आ रहे थे, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी बीजेपी के पास। अब दिक्कत क्या हो गई है कि नीतीश जी में आ गए, अब नीतीश जी इसी में आ गए तो 16 को अपने ले लिए, तो अब सीट खुद के लिए नहीं बच रहा है। अब तो हालत यह है कि जिस तरह से भगदड़ मचा था, उस तरह से भगदड़ विधानसभा के समय भगदड़ न कहीं मचने लगी कि यहाँ के नेता दूसरे में जाने लगे। अब ये समस्या हो गई है कि आरजेडी के पास वैकेंसी ज्यादा आ गई है, नीतीश जी चले गए तो सीटें ज्यादा है उनके पास अवेलेबल, और नेताजी को चुनाव लड़ने के लिए सीट चाहिए, तो बीजेपी के पास खुद के लिए नहीं है। मुकेश सहनी को जी को कहाँ एडजस्ट कराए, ये भी एक समस्या है। मुकेश सहनी जी 2 को सीट मांगते, या तो खगड़िया मांगते या फिर मुजफ्फरपुर में निषाद जी है ही, खगड़िया पे चांसेस कम थे, अपने पैर पे तो कुल्हाड़ी मारना नहीं है, तो मुकेश सहनी को कहाँ डाइजेस्ट करें, ये भी एक दिक्कत है। और दूसरा, मुकेश सहनी जी चुनाव लड़ते हैं एक पार्टी से और चले जाते हैं दूसरी पार्टी में, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। और कहीं ना कहीं शुरुआत से स्टैंडर्ड बड़ा सेटअप रहा है बीजेपी का कि वो मुकेश सहनी के लिए ऑप्शन बी अजय निषाद, हरीश सहनी ये सब खड़ा करते रहते हैं। खैर, तो ये बात हो गई मुकेश सहनी जी के। जीतन राम मांझी जी का ये पहले से कयास लगाया जा रहा था कि गया से उनको सीट मिलेगी, वो बिल्कुल सही साबित हुई। लेकिन उसमें एक मामला ये था कि लोग पहले कह रहे थे कि गया से संतोष सुमन उम्मीदवार होंगे, लेकिन संतोष सुमन तो बन गए एमएलसी। तो अब दिक्कत है कि वहां से किसको खड़ा करेंगे। एक डाउट है जो कि कहीं अनिल जी को खड़ा करें, अनिल जी के मंत्री पद को लेकर के वो वाकयुद्ध हो गया था जी। और दूसरा कि चूंकि दलित से संतोष सुमन प्रतिनिधित्व पे हैं ही, सवर्ण अगर आ जाएगा तो उनके पास बैलेंस हो जाएगा। और एक बात आपको बता दें कि जीतन राम मांझी सवर्णों के बड़े पैरोकार हैं। अब ये तो आपको आश्चर्य हो रहा होगा, स्वामी सहजानंद का सबसे पहले जयंती इन्होंने ही मनाया। श्री कृष्ण सिंह की जो आज बात हो रही है भारत रत्न की, इसकी मांग सबसे पहले किसी ने उठाई है तो जीतन राम मांझी ने। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सवर्ण और दलित पॉलिटिक्स को साधने के चक्कर में बहुत दिनों से है ये। और इनके जो राष्ट्रीय सवर्ण प्रकोष्ठ के नेता है भुवनेश विजय, वो भी इस बात पे भी दावा दे रहे थे कि भूमिहार को ओबीसी में लाना चाहिए। ये सारी बातें खैर अंदर की है, लेकिन ये भी रहा है कि मांझी हमेशा से उम्मीदवार मांझी रहा है जदयू में। जीतन राम मांझी भी पिछली बार हार गए थे, जदयू से भी मांझी थे। तो कहने का मतलब है कि फिर किसी मांझी को सीट यहाँ से दिया जा सकता है, और ये भी हो सकता है। अब आइए वैशाली वाला सबसे मस्त खेल है वैशाली में, सबसे हॉट केक। लगातार वैशाली को लेकर बातें भी चल रही है बहुत सारी। देखिए, वैशाली को अगर आपको समझना है तो वैशाली के साथ मुजफ्फरपुर को समझना होगा जी, क्योंकि है क्या कि भूमिहार बहुल है मुजफ्फरपुर, और वहां बहुत दिनों से भूमिहार गोलबंद हो रहे हैं इस मामले में कि बीजेपी वहां पर भूमिहार शून्य राजनीतिक धरातल तैयार करने की तैयारी में है। तो इसका खामियाजा खोचहा के तौर पे मिला, फिर उसका इम्पैक्ट भी इनको मिला, केदार गुप्ता के सपोर्ट वाली बात मिली। तो कहीं ना कहीं भूमिहार वहां बड़ा कंसोलिडेट है, और वहां स्थानीय लेवल पर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट बड़ा स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन रखता है। तो कहीं ना कहीं भूमिहार बीजेपी के अंदर खाने में एक मामला है कि वैशाली या मुजफ्फरपुर एगो भूमिहार देना पड़ेगा। अब समस्या इनके पास ये फंस जा रही है कि इनके पास जो अवेलेबल सीट है वैशाली में, उसमें अवेलेबल कैंडिडेट है बीना देवी लोजपा से। लोजपा में फिर तुरंत आई है विनीता विजय,
उनको नाराज करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, धन कुबेर है तो उनको मुश्किल है। और जब आए हैं वनिता विजय अगर आई हैं, वो भी ऐन वक्त पे आई हैं, तो जाहिर सी बात है कि सब बात तय हो गया होगा। लेकिन फिर जो बात है कि बड़े राजनीतिक घराने से हैं वीणा देवी, तो उनको भी नजरअंदाज करना बड़ा मुश्किल है। तो पहला एगो यहाँ मामला है लोजपा में। अब आ जाइए इधर बीजेपी में। अजीत बाबू वहां से निर्दलीय में कांटी से लाए थे 57,000। उन्होंने अपने भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के चौपाल में, सामाजिक चौपाल में ये उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अब हम विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या जब उसको नित्यानंद राय जी उनको लाए थे बीजेपी में, तो क्या उस समय में ये बात हुई थी कि चूंकि विधानसभा नहीं लेंगे तो भाई लोकसभा लेंगे, लोकसभा लेंगे तो कौन सा लेंगे, जाहिर सी बात है वैशाली होगी। तो कहीं ना कहीं नित्यानंद राय जी तो ये बात एक कंफर्म करने के बाद ही अजीत जी आए होंगे कि हमको वैशाली चाहिए। तो अब बीजेपी के पास प्रॉब्लम है कि अजीत बाबू हैं, यहाँ एक मामला है कैंडिडेट में। तो ये हर एक तरह का मामला है। अच्छा, अगर जदयू को देंगे तो फिर वहां से फिर लवली आनंद है। हाँ बिल्कुल, है ना। लेकिन ये मामला सीट गई है किसके पास, लोजपा के पास। लोजपा के पास, तो लोजपा के पास परेशानी है कि गले में लपेट लिया मामला कि भाई अब किसको देना है ना। चिराग की मांग को एक को खुश करेंगे, दूसरा नाराज, और दोनों साधारण नहीं है, असाधारण है। तो कैसे एडजस्ट करना है। हालांकि अमित शाह बोले कल कि चुनाव जीतने के लिए किसी एक को तो कुर्बानी देना ही पड़ता है, जैसे पारस जी की कुर्बानी की बात सामने आ गई। तो अब बड़ा मुद्दा है जी, तो वैशाली में कौन आपको कुर्बानी देगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। और थोड़ा सा और भी बात है कि वहां से अब कहिएगा कि इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है। तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इसमें आपको ज्यादातर देखिए तो बीना देवी रहेंगी। पूछिए का है, अगर बीना देवी यहाँ से खड़ा होती है तो रामा सिंह अपोजिट में खड़ा नहीं होंगे, उसी भर चले जाएंगे। अच्छा, विनिंग सीट रामा सिंह राजपूत, इधर से राजपूत फाइट होगा, दिक्कत है। बिल्कुल ठीक है, तो रामा सिंह नहीं लड़ेंगे, चले जाएंगे शिवहर। लेकिन अगर मान के चलिए कि यहाँ से विनीता विजय आती है भूमिहार, तो अपोजिट में रामा सिंह खड़े हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वहां जो इक्वेशन रहा है, वैशाली का जो नेचर रहा है रघुवंश बाबू के टाइम से, राजपूत के साथ सबको लेकर के मिलाने वाला, उसमें क्या होगा कि वो मामला ज्यादा सेट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। बिल्कुल, अभी तक उसकी राजनीति उसी हिसाब से चलती आ रही है। तो इसलिए अगर चांसेस कहिएगा वैशाली से कि कौन आएगा, बड़ा मस्त आपको आंकड़ा बता रहे हैं। तो अगर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वहां सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बीना देवी है। लेकिन अब सीट की जो लड़ाई है उसमें कौन आगे आएगा, ये देखने वाली बात है। तो कुल मिलाकर के बड़ा जो है बैलेंस्ड रूप में जो है वो सीट का जो है वो घोषणा हुआ है बड़े तरीके से। अब इसमें मुकेश सहनी जी को कहाँ वो रखेंगे, उनकी बात है। हालांकि जहां तक अंदर खाने की खबर आ रही है कि गठबंधन से कल इनका मामला लगभग बन गया है और शायद इसकी औपचारिक घोषणा 2 दिनों में हो जाएगी सीट के साथ। जी, ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि बीजेपी जो है इस बार मुकेश सहनी को थोड़ा सा दरकिनार करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि उनकी बातों को बीजेपी की तरफ से नहीं सुना जा रहा था, लगातार उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा था। तो ऐसे में अटकलें लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि वो गठबंधन की तरफ रुख करें। देखिए, बात यहाँ ये है कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी भी चाहते थे बीजेपी में जाना, खेल को समझिए। क्योंकि कभी भी मुकेश सहनी ने महागठबंधन को डायरेक्ट टारगेट नहीं किया है, महागठबंधन को छोड़ करके बीजेपी को हमेशा टारगेट किया है मुकेश सहनी ने। आप जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा, महागठबंधन पे कुछ नहीं बोलते, इसलिए बोलते हैं बीजेपी पे। तो सवाल है कि जिससे प्यार होता है इंसान, शिकायत उसी का करता है निशांत जी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में उनका प्लान था, लेकिन दिक्कत यहाँ ये था कि अजय निषाद जी पहुंचे हुए नेता हैं, ठीक है। तो अजय निषाद जी जो है वो नहीं चाहते हैं कि पैरेलल निषाद में बड़ी लॉबी खड़ी हो। तो इस वजह से अजय निषाद और मुकेश सहनी की जो व्यक्तिगत बैलेंसिंग जो मामला चल रहा है खिचड़ी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी में मुकेश सहनी को डाइजेस्ट कराने में दिक्कत हो रहा है। ये एक बड़ी समस्या है। और अच्छा, अब एक चीज और आपको कह रहे थे वैशाली वाले मामले में, अगर वहां से आपको खड़े हो जाते हैं बीना देवी, तो फिर मुजफ्फरपुर में बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट मिलेगा आपको। हो सकता है अनौपचारिक घोषणा है, हो सकता है कि हम दिन में सपना देख रहे हो, गिरिराज सिंह मुजफ्फरपुर लॉन्च कर जाएंगे बेगूसराय से। ये भी बड़ी बात आपने कह दी, गिरिराज सिंह मुजफ्फरपुर से लॉन्च करेंगे। फिर उसका कारण बता रहे हैं, पिछला बार कन्हैया कुमार हफा दिया था इनको। अगर वार रूम नहीं खुला होता जी, लालू जी खुद अगर स्टीयरिंग नहीं संभाल लिए होते इनके खिलाफ, कन्हैया के खिलाफ, तो पिछला बार बाबा गए थे। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। बाबा पिछली बार समटा गए होते चाणक्य होटल में जो वार रूम खुला, कि कैसे हूं करके। पिछली बार महागठबंधन में थे ना उनका पार्टी, कन्हैया का पार्टी। फिर कन्हैया की पार्टी जब गठबंधन में थी तो उसके खिलाफ आरजेडी का नेता क्यों खड़ा हुआ? सही बात है, क्योंकि कन्हैया अगर मार्जिन से जीत जाता तो तेजस्वी का चेहरा डाउन पड़ जाता। बात समझ गए? तो इसलिए वहां चाणक्य होटल में वार रूम खुला इसको दबाने के लिए। तो पिछले बार ही बाबा का टेस्ट हो गया था, वहां बच गए बाबा। तो इस बार बाबा को वहां से बचाना भी है। और मुजफ्फरपुर में भूमिहार लीडर को चाहिए भी, किसको देंगे?
सुरेश शर्मा अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं, सुरेश शर्मा रेस में भी नहीं है, तो फिर भूमिहार से कौन जाएगा वहां? तो शायद अंदर खाने की खबर, शायद मेरी बात पे मुहर लगे, गिरिराज सिंह मुजफ्फरपुर आ जाएंगे अगर यहाँ से बीना देवी खड़ी हुई तो। और अगर विनीता विजय यहाँ आई तो अजय निषाद वहां पक्का। अच्छा, ये इक्वेशन इस तरीके की बन रही है जी, ये इस तरीके से इक्वेशन बन रही है। कुल मिलाकर के भूमिहार और वो सब मिलाकर के मैनेज हो रहा है। और थोड़ा बहुत अगर निशांत जी अगर डिस्प्यूट रहता है कैंडिडेट में, तो लोग देखते हैं इसको बड़ी बात को लेकर के कि कैंडिडेट में थोड़ा डिस्प्यूट है, लेकिन उसमें हम एक बात जो अब तक अनुभव किए हैं कि चाहे कैंडिडेट को लेकर जनता में जो डिस्प्यूट हो, मोदी जी एक बार स्टेज पे आके जब भाइयों बहनों से शुरू करते हैं तो सब मामला फिट बैठ जाता है, सब सेट हो जाता है, फिर पब्लिक सेट हो जाती है जी। आप अगर ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, हम लोग तो देखिए रहे हैं, जनता स्थानीय कैंडिडेट से भले नुकसान है, लेकिन ये जरूर कहता है कि मोदी जी जिसको माला पहना देंगे उसको जिता देंगे। कई बार ये सुनने को भी मिलता है लोकसभा मोदी के नाम पे। तो ये भी हो सकता है कि उलट कोई थ्योरी हो, लेकिन तत्काल जो आए हैं ये कम से कम कांटो भरा है। बीजेपी में कल से विद्रोह शुरू हो जाएगा, कल से बीजेपी में विद्रोह शुरू होगा। हो सकता है भगदड़ मचे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी उम्मीद में उछल उछल के आए थे कि हमको यहाँ सीट मिलेगा, उस हिसाब से सीटें नहीं मिली हैं, लोग यहाँ से जाएंगे। पारस जी वहाँ मुंह फुलैले हैं, अब देखिए उनको कौन लोकता है। कह रहे हैं 3 गो सांसद है हमारा, 3 सांसद हमारे पास है, तो अब उधर का मामला तो देखिए रहे हैं। तो अब कल से बिहार का राजनीति बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। 1-2 दिन में देखिए छोड़ा छोड़ी, तलाक और ब्याह शादी सब शुरू हो जाएगा राजनीति। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई नीरज जी। ये जो इक्वेशन है और वाकई में जो सीट शेयरिंग की गई है इस बार, वो पूरी तरीके से जातीय समीकरण को भी ध्यान में रख के किया गया है। ऐसे में जो अभी बात हो रही थी हमारी नीरज जी से कि किस तरह से हर एक कैंडिडेट को और हर एक जगह अपने हिसाब से, सीमांचल वाली भी बात एक होती है, सीमांचल की सारे सीट हैं, सीमांचल की मैं जो मुख्य सीटें हैं, मधेपुरा ले लीजिए, किशनगंज ले लीजिए, अररिया ले लीजिए, सब उठा के जेडीयू को दी गई हैं, क्योंकि वहां मुस्लिम वोट कंसोलिडेट जेडीयू कर लेगी, बीजेपी नहीं करेगी। देखिए बड़ा अच्छे से बैलेंसिंग में काम हुआ है। और मैं ये कहता हूं, मेरा जो दिमाग काम कर रहा है, बिहार को बीजेपी से ज्यादा नीतीश समझते हैं, क्योंकि नीतीश ने काम किया है यहाँ। बिल्कुल, जो स्थानीय लोग हैं वो भी जानते हैं इस बात को, जो स्थानीय नेता हैं वो, कि बीजेपी की कभी किसी जमाने में जो सीट फिक्सेशन होती थी वो जेडीयू करती थी, लॉबी, तो बड़े अच्छे से वहां पर जेडीयू को वहां ज्यादा दिया गया है, जबकि बाकी सीटों पर बीजेपी के प्रभाव में रही है। कहीं ना कहीं रिलीजन के नाम पर भी कंसोलिडेशन बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया है, और बाद बाकी क्षेत्रीयता और जातिगत जो आंकड़े हैं वो अपने हिसाब से प्रमुख हैं। बाकी कैंडिडेट की घोषणा जो है वो बहुत ही दिलचस्प हो जाएगी। बेगूसराय से कौन आएगा, खगड़िया से कौन आ रहा है जी, वैशाली कौन जाएगा, मुजफ्फरपुर कौन जाएगा, मधुबनी मान लीजिए फिक्स है, बेतिया कौन जाएगा, नवादा बीजेपी से कौन खड़ा होगा, शाहजानंद बाबू का नवादा भी वीआईपी सीट पे आती है। नवादा में देखिए सीट फॉर अव्वल है, शाहजा बाबू कह रहे हैं हम लड़ेंगे, अपनी पहचान भी है, 50 रुपए में इलाज करते हैं, एक शख्सियत है शाहजा बाबू। अगर नहीं जीतते हैं तो राजनीति का दुर्भाग्य है। शाहजा बाबू है वहां से, गुंजन सिंह कलाकार है लेकिन छवि अच्छी रही है, गुंजन सिंह है वहां, चंदन बाबू है, ये हैं। तो कुल मिलाकर के वहां 3 गो हैं, तीनों बीजेपी माइंडेड हैं और तीनों सवर्ण हैं जी। अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि जब वहां यादव और भूमिहार सवर्ण लगभग बराबर आंकड़ों में है, तो कहीं इस बार यादव तो नहीं नवादा में खेल पलटेगा। तो अब देखना बड़ा है इंपॉर्टेंट कि आखिर किसके हाथ में जाती है, कौन कब कहाँ झटका खाता है। जिसे पवन सिंह को आसनसोल भेज दिए थे जी जी। बीजेपी के जो आंकड़े, मोदी जी ने एक चीज सिखाया है जनता को कि जो डिसीजन होता है वो हमेशा शॉकिंग होता है। तो इट मे बी कि जब कैंडिडेट की घोषणा होगी तो कल फिर मामले चौंकाने वाले होंगे, उसके लिए तैयार रहिए और भगदड़ तो हम कहिए दिए आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये नीरज जी ने आज बिल्कुल आपको साफ तौर पे ये बता दिया, जो चुनावी समीकरण बनाए गए हैं वो बहुत ही बारीकी तरीके से बनाए गए हैं। और लेकिन ये भी यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि जो अब उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी इन सीटों पे, तो वो भी सिर्फ फुटबॉल वाली बात हो सकती है। हो ना हो कल से, जैसा इन्होंने बताया कि कल से ही बहुत सारे नेताओं का ऐसे भागना दौड़ना ये शुरू हो जाएगा। आप देखिएगा, हो सकता है कि कई नेता नाराज होंगे तो किसी और जगह चले जाए, गठबंधन में चले जाए, और कई लोग इधर चले आए। तो हालांकि ये जो बीजेपी का जो सीट शेयरिंग हुआ वो बहुत सही तरीके से इक्वेशन करके किया गया है, और अब उम्मीदवारों की जो सूची आने वाली है उसको लेकर के हम लोग इंतजार में हैं कि जैसे ही सूची आती है फिर उसके बाद क्या नतीजा निकलता है और किस तरीके से लोगों में भगदड़ मचती है या फिर लोग संतुष्ट होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस खबर में फिलहाल आपको यही हमने बताने की कोशिश की कि किस तरह से एनडीए के जो गठबंधन में है उन लोगों ने किस तरह से सीट शेयरिंग की। ऐसे ही और भी जो लोकसभा सीटें हैं उस पर हम लगातार समीकरण आपको बताने की कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे हमारे चैनल बिहारी जंक्शन।